हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सीटेड प्रैक्टिस सेट 3 है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा ये हमारा है। और जैसा कि आज 20 तारीख है तो 21 जनवरी 2024 को ये पेपर होने वाला है सीटेड का। तो उससे पहले भाई इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके पेपर में आए हुए हैं। किस तरीके से आंसर देना है, किस तरीके से नहीं देना है, बाकी अगर आप और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, तो आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मेन मेन सारे क्वेश्चन हैं। ये 2-3 दिन से जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं वो मेन ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो फिर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद सिद्धांत से या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसने कहा है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, जल्दी से बताइए भाई। राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि संज्ञानात्मक का मतलब होता है, इसके अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं संज्ञान के अंदर। क्रिया व्रत आता है, मानसिक संरचना आती है, भावात्मक पक्ष आता है। ये हमारा संज्ञान। देखिए, संज्ञानात्मक का मतलब, कॉग्निटिव का मतलब क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को हम अपने दिमाग से सोच समझ के करते हैं तो उसे कहते हैं संज्ञानात्मक। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक। जिसमें हमारे दिमाग जो है उसके अंदर हमारी मानसिक संरचनाएं भी आएंगी, इसी के अंदर हमारी क्रियाएं भी आएंगी, और क्या आएंगी, भावात्मक पक्ष भी रहेगा। तो भाई देखिए, और ये भी अगर हमसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था जीन पियाजे ने दिया था। और अगर ये क्वेश्चन आए कि जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं, तो जीन पियाजे जो है वो हैं स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के क्या है, ध्यान देना, ये निवासी हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था जीन पियाजे ने। अब देखिए, मानसिक संरचना क्या है इसे समझ। अगर मैं मानसिक संरचना की बात करता हूँ तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को अपने दिमाग से, यानी कि सही तरीके से सोचना समझना। अब हमारे अंदर क्या है कि उस चीज का हमने क्या समझा कि भाई हमने उसके अंदर हमारे भाव आए, कि हमारा भाव क्या उत्पन्न हुआ। भाव सपोज करना कि हम लोग कभी अंधेरे में जा रहे हैं और जाते जाते मैंने एक संज्ञान बना रखा है कि जो सांप होता है वो एकदम लंबा और पतला होता है या मोटा होता है, रस्सी टाइप का होता है। मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, मेरा पैर अचानक रस्सी पे पड़ जाए तो मेरे मन में ये तो भाव आएगा ना कि यार कहीं सांप तो नहीं है। तो ये मेरा संज्ञान है कि मैंने बिगर देखे उसके क्या है, मेरे दिमाग ने उस चीज को जाना कि भाई सांप हो सकता है। सांप होने के कारण मैंने उसी पे क्या किया, मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ। और भाव क्या हो गया, वो मेरा भाव जो उत्पन्न था वो था भय का, यानी कि डर का। ये क्या है, हमारा भाव आत्मक होता है। और तीसरा जो पक्ष होता है वो था क्रियात्मक। अब मैंने उसकी किस चीज क्या किया, मेरे अंदर भाव आया, मैं डर गया। डरने के कारण क्या गया, मैं वहां से भाग गया। जो भाग गया तो वो क्या है, याद रखना, भागना हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है। ये 3 पक्ष माने जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देना। तो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, जिस अधिगम सिद्धांत से बच्चा जो है वो क्या करता है, सूचनाओं को सीखता है, धारण करता है, वो क्या होता है, मानसिक संरचनाएं। इसी को कहेंगे, याद रखना, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के सिद्धांत में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, ध्यान देना इस चीज पर। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी लोग हैं वो भाई राइट आंसर बताएं। और आप लोग ये भी चेक कीजिए कि आपने अब तक जो भी आपकी तैयारी है, कल आपका पेपर होने वाला है, तो उस पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी कैसी है। तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा।
तो सभी मेरे भाई कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है इसका वो क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताएं कमेंट्स करके। ए, बी, सी या डी में से जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए भाई क्या रहेगा। क्या कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित है। तो ध्यान रखना, पहला ये ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी को कभी कभी त्रुटि नहीं कभी भी त्रुटि नहीं करनी, ऐसा तो होगा ही नहीं, जो बच्चा पढ़ेगा भाई उससे त्रुटियां गलती तो होंगी। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर अधिगम मतलब है सीखना, अगर बच्चा सीखेगा तो सीखने में वो गलतियां करेगा ही करेगा, ध्यान देना। और जो बच्चा गलती करेगा इसका मतलब वो सीख रहा है, तो यही जो ऑप्शन रहेगा बी बिल्कुल सही है। अभी तक ठीक और पढ़ते हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऐसा भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, ये भी नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, यानी कि सेकंड आंसर जो है राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। आंशिक क्रिया पर, मनोवृत्ति पर, बहु अनुक्रिया पर, सहचर्य परिवर्तन पर। तो जल्दी बताइए कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। कमेंट्स करके बताएं कि भाई राइट आंसर जो है वो क्या है। प्रयास व त्रुटि का किस नियम पर आधारित है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग ये चेक कर सको कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखना, वो क्या हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि किस नियम पर आधारित रहेगा। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का मतलब होता है कि किसी चीज को चुन लेना। तो आपने टोटल चीज जो सीखी है उसमें से किसी कुछ भाग को क्या है, यूज करना। मनोवृत्ति का मतलब है कि व्यक्ति मन से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। सहचर्य परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक शब्द का जो संबंध रहेगा, याद रखना, एक शब्द का जो संबंध है वो क्या रहेगा, वो किसी दूसरे शब्द से रहेगा। किससे, किसी दूसरे शब्द से रहेगा। तो ये होता है, ध्यान देना, सहचर्य परिवर्तन। बहु अनुक्रिया का मतलब क्या है कि हम जितना ज्यादा अनुक्रियाएं रिएक्शन करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ही चीजों को सीखेंगे। तो इसे कहते हैं बहु अनुक्रिया का, इसलिए राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो जल्दी से बताइए भाई राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा। तो कमेंट्स करके आप लोग जल्दी से बताएं कि जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार ध्यान से पढ़ना इस चीज को और तब इस चीज का आंसर देना, ध्यान देना। तो जल्दी से बताइए भाई जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखना वो क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ये नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक शाखा है, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, ये भी नहीं रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बे से तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, ध्यान देना भाई। ए, बे और से तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। ए का जो लक्ष्य है वो क्या है, विषय रोचक है। ए का जो वो है लक्ष्य, वो विषय रोचक है। वह भावी जीवन में काम आएगा, उसका क्या है, वो भावी जीवन में काम आएगा। वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। वह से यानी कि ब होगा, वह से परीक्षा अवतीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। तो निष्पादन निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए।
तो ये बताइए कि इसमें जो निपुणता का जो सही क्रम होगा वो क्या रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप आंसर दीजिए। ध्यान देना, पेपर में एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो भाई जितना ज्यादा हो सके पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद में आंसर दिया करो। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यानी कि जो बे है वो क्या रहेगा, याद रखना पहले नंबर पर बे आएगा, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, वो सै से परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, उसका बस ये मानना है। सै का क्या है, सै के बारे में जानिए। अगर मैं सै की बात करता हूं तो सै का काम जो है वो क्या है कि परीक्षा, देखो बे और जो सै है, ध्यान दीजिए, ए का काम तो विषय रोचक हो गया, जो बै है वो भावी जीवन में काम आएगा। सॉरी, और वह क्या रहेगा, भावी जीवन में काम आएगा। जो बै का काम है, कक्षा में पहला स्थान है, सह परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो वो क्या चाह रहा है, वो बै से और ए, यानी कि जो डी ऑप्शन है बच्चा, वो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा। ये क्रम पूछ रहा है, यानी कि निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा और निपुणता का सही क्रम बताइए, तो क्या रहेगा आपका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोविज्ञान ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। कोहलर ने, फ्राइड ने, रूसो ने या स्कीनर ने। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। कमेंट्स करके बताइए भाई, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। ए कोहलर, बी फ्राइड, सी रूसो या डी रहेगा स्किनर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। राइट आंसर क्या है, तो याद रखना, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था शिक्षा शास्त्रियों के ध्यान में, तो याद रखना वो थे रूसो। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है भाई, क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पूर्णवलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्र समग्र कीर्ति प्रत्यक्षीकरण का या उद्दीपन सामान्यकरण का। तो जल्दी बताइए जो राइट आंसर रहेगा भाई वो क्या रहेगा, कमेंट्स करके बताएं। इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या है, जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा है। तो याद रखना, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये दिया था कोहलर। किसने दिया था, कोहलर ने। और इनका साथ दिया था वर्दीमर ने। और किसने दिया था, कोफ्ता ने। और इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीन साइकोलॉजिस्टों को गेस्टाल गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, कोहलर, वर्दीम और कोफ्ता को कहा जाता है। और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था वो किस पे दिया था, इन्होंने दिया था समग्रवाद पर। किस पे दिया था, समग्रवाद पर। अब इसी में क्या वर्ड आ गया, देखो, समग्रा कीर्ति या समग्र अकर्ती हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या रहेगा आपका, सी आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान देना, यहाँ पर पूर्ण बलन के बारे में तो कौन आ जाएंगे, यहाँ पर भाई आपके सीएल हल आ जाएंगे, स्कीनर आ जाएंगे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और उद्दीपन सामान्यकरण का सिद्धांत ये किसका था, थॉर्नडाइक का। ध्यान देना, तो इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने तीन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद में, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास या उपयोग सभी। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि राइट आंसर क्या रहेगा। आप अपने पेपर से पहले आप लोग अपनी नॉलेज चेक कीजिए, जानकारी देखिए कि आप लोग पेपर के लिए कितने ज़्यादा वो हो, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है और कितना आप लोग गेन कर रहे हो। फाइनली आप सबको कमेंट्स करके ये भी बताना है कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आ रहे हैं। तो चलिए भाई, ध्यान देना कि अगर शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, देखो, परिपक्वता तो होगा नहीं क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है ये तो। विकास में आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों काउंट होती हैं। विकास में क्या होती है, शारीरिक प्लस में मानसिक दोनों काउंट होती हैं भाई। उपयोग सभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं, तो क्या अभिवृद्धि, क्योंकि जो हमारी वृद्धि होती है जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, याद रखना,
तो ग्रोथ के अंदर सिर्फ किसका परिवर्तन होता है, ये हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पूर्णबलन पर, अधिगम सामग्री पर। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि राइट आंसर क्या है इसका। चार ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कमेंट्स करके कि राइट आंसर है क्या। देखिए क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसने दिया था। तो ये अभी देखो, मैंने अभी अभी आपको बताए थे किसने दिया था, स्कीनर ने दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर और चूहे पर। चूहे भी किस रंग का था, चूहा था सफेद रंग का या उजले रंग का। अब देखिए ध्यान देना, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में इन्होंने किस पर बल दिया था, इन्होंने दिया था पूर्ण बलन पर, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है बच्चे ध्यान देना, वो बिल्कुल सही दिया है भाई। तो इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए और फाइनली कितने नंबर आएंगे ये चीज मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का आधिकारिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो जल्दी तभी राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग कमेंट्स करके जल्दी से बताएं जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा भाई। बताइए बच्चा कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षक के लिए अनिवार्य क्या होता है। तो याद रखना क्या होता है, जो समावेशी शिक्षा है इसका मतलब होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक जगह बिठा के शिक्षा देना, यानी सभी के लिए समान शिक्षा का होना। तो इसमें किस प्रकार की चीज आ जाएगी, याद रखना विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न प्रकार की क्या है, गतियों का उपयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। एकांकी शिक्षण हो ही नहीं सकता क्योंकि समावेशी की बात हो रही है। भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास, ये भी नहीं होगा भाई। व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास करना, व्याकरणिक, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले जब समावेशी वर्ड है तो उसमें रहेगा जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन सबका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। उसके बाद भाषा कौशल उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के पूर्ण अनुकूलन में पूर्ण बलन यानी कि रेनफोर्समेंट निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन है वो पूर्वबलन पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में ही जो याद रखना आंसर छिपा हुआ है, तो राइट आंसर क्या है जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। और अनुक्रिया की प्रकृति पर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ये होगा नहीं, ये नहीं है, तो ए और बी दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सभी बच्चे जवाब दें, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे जवाब देते रहें। पेपर से पहले अपनी नॉलेज, अपने टेस्ट को देखते रहिए भाई किस प्रकार से कि आपने तैयारी की है। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था डार्विन ने, पावलव ने, सोरेनसन ने, या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो विभिन्नता का नियम है वो किसने दिया था। एक आपका टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम था वंशानुक्रम का सिद्धांत, या वंशानुक्रम यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम, उसी से टॉप क्वेश्चन आया है, ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए, इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या है, ध्यान देना जल्दी बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या होगा, ध्यान देना कि विभिन्नता का जो नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये क्या था, डार्विन ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब ये विभिन्नता का नियम क्या होता है इसे समझना। विभिन्नता का नियम कहते हैं सब एक ही माता पिता के, एक ही माता पिता के अलग अलग बच्चे हों, एक ही माता पिता के क्या हों, अलग अलग बच्चे हों, अलग अलग बच्चे हों, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। ये विभिन्नता का नियम कैसे भाई, इसे समझना। जैसे सपोज करना कि एक ही माता पिता का कोई बच्चा सुंदर हो और कैसा हो, काला हो जाए, एक बच्चा होशियार हो जाए, एक बच्चा कैसा हो जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए। तो माता पिता सेम है लेकिन उनकी जो चीजें हैं वो क्या है, अलग अलग है, उनमें जो डिफरेंस है, तो यही क्या कहलाता है, इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, विभिन्नता का नियम, जो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, तो इसका आंसर बताइए भाई क्या रहेगा। कॉलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या थ्रस्टन का सिद्धांत, तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आप लोग भाई कमेंट्स करके जल्दी से बताएं जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए भाई। तो ध्यान देना बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होता है। ये होता है बच्चे, ध्यान देना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी कि आपका एसआर थ्योरी जो होती है, एसआर थ्योरी जो है याद रखना, वो किसने दी थी, एसआर थ्योरी दी है आपकी थॉर्नडाइक ने। तो इन्हीं का जो सिद्धांत है ये क्या है, बच्चों से धीमी गति में सीखने वाले बालकों के लिए ये क्या है, अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें पूरा समय दिया जाता है, इसमें पूरा क्या है, टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, या सहचार्यवाद सहचर्यवाद संप्रदाय का। तो जल्दी बताइए भाई, 1912 ईस्वी में किस संप्रदाय का क्या हुआ था, याद रखना, जन्म हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं किसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है बच्चे ध्यान देना, वो क्या रहेगा, गेस्टाल्ट संप्रदाय का सिद्धांत, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। यानी कि 1912 में, तो ध्यान देना किसका जन्म हुआ था, गेस्टाल्ट वाल्ड का जन्म हुआ था, क्योंकि एक राइटर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वर्दीमर, वर्दीमर। और इन्होंने ही सबसे पहले अंतःवैध दृष्टि का सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में, लेकिन वो ये किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1916 ईस्वी में किसने दिया था, ये दिया था कोहलर ने, जो फेमस हुआ, जिसे हम सभी लोग पढ़ते हैं। और 1920 में कोफ्ता ने एक बुक लिखी थी, और जिस बुक का नाम क्या था, याद रखना, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। जिस बुक का नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। और उसी गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर क्या था, याद रखना, इन्होंने किसका, गेस्टाल्ट शब्द के बारे में कहा था। तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है उसका जो जन्म है, या वो संप्रदाय कब प्रतिपादित हुआ था, तो वो हुआ था 1912 ईस्वी में। और किसने, किसके द्वारा, ये था वर्दीमर के द्वारा, लेकिन बुक किसने लिखी थी, कोफ्ता ने। कोफ्ता, जो बुक का नाम था वो क्या था, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूज अधिगम, स्वतः अधिगम। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड है, तो जो भी आपको सही आंसर लग रहा है, राइट आंसर है, तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए किसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। बताइए जल्दी से भाई, इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या रहेगा, जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। ऐच्छिक व्यवहार, अगर हम ऐच्छिक व्यवहार की बात करते हैं, ऐच्छिक व्यवहार के परिणाम की बात करते हैं, तो ये क्या रहेगा आपका, सूद अधिगम। और जो किसने दिया था, सूद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा कोहलर ने दिया था।
इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सूझ व अंतर्दृष्टि के नाम से, अंतर्दृष्टि के नाम से जिसे जाना जाता है। ध्यान देना कि ये सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। और ये कब दिया था? 1916 ईस्वी में दिया था। ये चीज याद रखना। तो जो सूझ होती है वो क्या होती है? वो अचानक आती है। सूझ याद रखना कैसे आती है? सूझ जो है ये आती कैसे है? ये आती है अचानक। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जेम्स ड्रेवर ने जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। जल्दी से बताइए कि जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना है? शुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, यानी कि शुद्ध विज्ञान। तो इसका सी आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। तो जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? जल्दी बताइए भाई कि सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। क्या आंसर है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने का गतिक क्षेत्र जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोफ्ता द्वारा, वर्दीमर द्वारा, कॉलर द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा कि चिंपैंजियों के ऊपर जो प्रयोग किया गया था इनमें से किसने किया था? अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका भाई जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोहलर द्वारा। कोहलर ने किया था। और उस चिंपांजी का नाम क्या था? तो याद रखना, अगर उस चिंपांजी की नाम की मैं बात करता हूँ तो जो उसका नाम है वो है सुल्तान। क्या नाम है भाई? याद रखना, सुल्तान। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में? जल्दी बताइए भाई, यानी घर के अंदर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा कि बच्चों का जो सबसे ज्यादा वो है वो कहाँ पर किया जाएगा? जल्दी से बताएं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? तो ध्यान देना, ये परिभाषित किया जा सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्यालय एवं कक्षा में, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय समयानुवर्ती बनाए होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान देना राइट आंसर क्या है भाई? सबको पता है, सी ऑप्शन में, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। जल्दी से बताइए। एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम है गेट्स, तो इनके द्वारा क्या चीज रहेगी बच्चे? जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सीखना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद देखिए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का उपयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जल्दी बताइए भाई कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जल्दी से बताइए कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर जो है वो क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए भाई क्या रहेगा। नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव सेंस है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन उसे दंडित करना चाहिए, ये गलत है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल याद रखना, वो सही रहेगा। बताइए। चलिए भाई, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमश मदद हो, यानी कि मंद हो जाती है, यानी किस तरीके से बनेगा ये जो ग्राफ बनेगा, सीखने की जो प्रारंभ गति तेज है फिर क्या है, मंद है, तो उसे कहते हैं गुणोत्तरोत्तर वक्र, मिश्रित वक्र, वक्र रेखा नहीं होती, न तो उद्धर वक्र। तो जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव, मिश्रित हो जाएगा, वक्र रेखा नहीं होती है, ये क्या हो जाएगी, ये लाइनर वक्र हो जाएगा, ये एस टाइप हो जाएगा या सीढ़ीदार। ये क्या है आपका नेगेटिव। तो जल्दी बताइए भैया कौन सा वक्र रहेगा कि बच्चे की जो सीखने की जो गति रहेगी वो कैसी रहेगी, ध्यान देना। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना भाई, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्रारंभ में सीखने की गति क्या है, तेज है, और बाद में क्या हो रही है, मंदी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, गुणोत्तरोत्तर वक्र, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना, और जो अगला क्वेश्चन है बच्चा वो क्या है, देखिए ये है क्वेश्चन आपका अगली आपकी स्क्रीन पर। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम जो सोपान होता है वो कौन सा है, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से भाई मुझे बताइए। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तेजना जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, प्रथम सोपान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए और बी दोनों, या ए और ए अथवा एक अथवा दो, या एक और दो दोनों। जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा। चार ऑप्शन है आपके सामने कि कौन सी जो दशा होती है वो आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। बच्चे ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है आंतरिक दशा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन है आपका ए, और बिल्कुल सही है। उद्दीपन की स्थिति जो है वो नहीं होती, नेगेटिव में पूछता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो एक और चीज बची बची है, बाकी सारी चीजें हैं ही क्या इसमें। संवेग की उत्तेजित सॉरी संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास निर्माण से, संप्रत्यों से। तो जल्दी तभी राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना कि संवेग की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, बच्चा याद रखना, वो होती है मूल प्रवृत्ति से। और याद रखना, तो हमारी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, या संवेगों का जो सिद्धांत है जो इसमें सबसे फेमस आते हैं वो कौन है, वो है हमारे मैकडूगल। और मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो इन्होंने टोटल 14 प्रकार के क्या बताए हैं, ध्यान देना, संवेग को बताया है। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के संवेग बताए। चलिए बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, संवेग का, आवश्यकता, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का। तो क्या आंसर सही रहेगा कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का, यानी अक्सर डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा शब्द है। तो जल्दी से बताइए भाई,
चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए लीजिए। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, आवश्यकता, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या ये सभी। तो जल्दी बताइए कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक जो समायोजन जो प्रभावी होता है वो कौन सा होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दीजिए, इसी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। और सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि बच्चों में संवेगात्मक जो वो है वो उससे आता है, तो बच्चा याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखो किस क्या चीज रहेगी कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत निर्माण भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशीय रूप से सोचने में, दो बार में आ गया, सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सिखाने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। अधिगम के प्रक्रम में जो अभिक्रिया है बच्चे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं भाई। तो ध्यान देना क्या रहेगा, अधिगम प्रक्रम की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी जो डी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो क्वेश्चन को भाई, अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर से पहले जरूर पढ़िए। और वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के साथ, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार डैश प्रभाव पड़ता है। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र का कम अधिगम करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, आप लोग कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो कमेंट्स करके सभी लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट्स करके बताएं भाई। कि एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का डैश प्रभाव पड़ता है, तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, या अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, ये होगा नहीं, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, ये भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चा वो क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। सॉरी डी नहीं, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम की प्रवृत्ति का सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। स्कीनर ने, सिगमंड फ्राइड ने, हेंट्री ने, या थ्रस्टर ने। तो जल्दी बताइए जो काम की प्रवृत्ति है इसका सबसे अधिक बल दिया है वो किसने दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा करो, तब उसके बाद आंसर दिया करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, आप लोग कमेंट करके बताएं। और सीडीपी की ध्यान देना, आज ये हम लोगों की अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद सीटेट 2024 के लिए याद रखना, जनवरी 2024 के लिए अंतिम क्लास है, लेकिन नेक्स्ट जो बच्चे रहेंगे अब ये कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेंगी आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम रहेगा उसके लिए भाई। तो चलिए बताइए बच्चा कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, याद रखना। तो बच्चे ये किसने है, याद रखना फ्राइड ने, क्योंकि फ्राइड ने ही दो से तीन डेफिनेशन दी थी। क्या थी, फ्राइड ने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चों में अपनी माता के प्रति काम वासना भावना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चे। अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करता हूँ तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए भाई।
कौन सा रहेगा? तत्परता का जो नियम है। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चे ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुख्य नियम। और ये दिया किसने था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो देखिए थॉर्नडाइक की अगर मैं बात करता हूँ, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? अधिगम के जो नियम बताए थे, ये दो बताए थे। कितने बताए थे भाई? दो। पहला जो होता है इसे कहा जाता है मुख्य नियम, और जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है गौण नियम। मुख्य नियम में कितने वो बताए थे? मुख्य नियम में 3 भाग होते हैं, और जो गौण नियम होता है इसमें कितने भाग होते हैं? इसमें 5 भाग होते हैं। और जो मुख्य नियम 3 होते हैं, ये कौन सा होता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 होते हैं, ध्यान देना, किसका? मुख्य नियम जो होते हैं। और इसमें किसके बारे में पूछा है? तत्परता के। तो क्या होगा? मुख्य। इसका मतलब इसका ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद में। होंडाई के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता होती है, यानी किसको है प्रधानता? किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, प्रभाव को? तो जल्दी बताइए, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक जो प्रधानता है वो किसको है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। मैं चीज बता चुका हूँ। देखिए प्रभाव की, अभ्यास की, तत्परता की बात करता हूँ, तो ध्यान देना बेटा, ये क्या रहेगा? ये आपका गौण नियम रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तत्परता का जो अर्थ होता है पहले से तैयार होना, तैयार रहना। जैसे आपका पेपर है तो आप लोग पहले से तैयार हो, यानी कि क्या होना भाई? तैयार होना। ये होता है तत्परता का नियम। अगर मैं अभ्यास की बात करता हूं, तो बार बार क्या करना? प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। काम प्रवृत्ति होगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा ने दिया नहीं। प्रभाव का नियम होता है कि उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट के बारे में क्या है? प्रभाव का नियम। तो सबसे जो अधिक प्रधानता जिसकी होती है वो कौन सा रहता है? वो रहता है, ध्यान देना, अभ्यास का नियम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्कीनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, हल द्वारा, थ्रस्टन द्वारा? तो बताइए कि अधिगम को ठोस सिद्धांत जो है वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। तो क्या आंसर रहेगा भाई? जल्दी से बताएं आप लोग। इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या रहेगा? बच्चे ध्यान देना मेरे भाइयों, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख दिया है, नंबरिंग जो है गलत हो चुकी है। यानी कि जो सेकंड है थॉर्नडाइक द्वारा, वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो थॉर्नडाइक द्वारा, याद रखना, मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है वो क्या माना है? ठोस माना है, क्योंकि सबसे पहला जो सिद्धांत था इन्होंने दिया था। और ये कहा जाता है जो सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और इन्होंने, ये भी याद रखना, सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किया था। और यह, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये चीज भी याद रखना आप लोग। तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, माता पिता के, दोस्तों के, उपयुक्त सभी? तो भाई राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं। बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जल्दी बताएं भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, अगर बालक है तो बालक अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना।
तो बच्चा किससे, शिक्षकों की भी नकल करता है, माता पिता से भी सीखता है, दोस्तों की नकल करके भी, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, असपष्टता के नियम में विचार होते हैं, सामान्य, असपष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो याद रखना, असपष्टता के जो नियम में विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पष्ट होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है मेरे भाई ध्यान देना, वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, सन 1879 में, ये कुंट नहीं अभी वुंट रहेगा, विलियम वुंट, वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया, जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि, तो जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। ये कौन है, ये विलियम वुंट नाम है इनका, विलियम वुंट। क्या है विलियम वुंट, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर है भाई ध्यान रखना, वो रहेगा प्रयोगात्मक विधि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि प्रयोगात्मक जो विधि है, इनके जो जनक हैं, प्रयोगात्मक के जो जनक हैं मनोविज्ञान के, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है, याद रखना, वो भी कौन है, हमारे विलियम वुंट हैं। और इन्होंने 1879 में कहाँ पर किया था, इन्होंने 1879 के अंदर कहाँ पर किया था, जर्मनी में, जर्मनी के कहाँ पर, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और लिप्जिंग विश्वविद्यालय का जो वर्तमान में नाम है कॉलेज का, वो नाम क्या है, याद रखना, तो कॉलेज का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ आप लोगों को भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, प्रेरकों का समन, सभ्यता, व्यवहार कुशलता, अधिगम, तो जल्दी बताइए भाई जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताएं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूले भाई, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी कर ले, जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदन संवेदनात्मक क्रिया की, मूल संवेदनात्मक क्रिया की, पूर्ण अनुभवों की पुनरावृत्ति का उपयोग सभी की, जल्दी बताइए भाई। तो आदत होती है वो कौन सी होती है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। तो बच्चे याद रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बच्चे ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण अनुभवों की पुनरावृत्ति, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति, अधिगम स्थानांतरण, तो जल्दी तभी राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए जो इसका राइट आंसर बच्चे वो क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चे, इसका हो जाएगा अधिगम के प्रकार, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 40 का क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएफ स्किनर को टेटोफोन किसका आकलन करता है, मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, उपयोग सभी का, जल्दी बताइए भाई। जो बीएफ स्किनर का क्या है, टेटोफोन, इसके द्वारा किस चीज का हम आकलन करते हैं, ये परीक्षण टेस्ट है, और इस टेस्ट के माध्यम से हम किसका आकलन करते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, या उपयुक्त सभी के, तो जल्दी बताइए भाई कौन है, किसके रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे एन ए जो क्राउडर है वो किसके हैं, वो है शाखात्मक के। देखो कैसे याद रखेंगे, शाखा पर कौन बैठता है, शाखा पर बैठता है भैया क्रो, और क्रो से याद रखना, क्रो से क्या रखोगे, क्रो से याद रख लेना आप लोग
क्राउडर, फिर उसे क्या याद रखेंगे, क्राउडर। एक हमसे आता है श्रृंखला या गिनती से जो आती है, इसमें कौन, क्या आंसर रहेगा, गिलबर्ट। गिलबर्ट रहेंगे गिनती में, क्योंकि चीजों को हम गिनते हैं, तो गिलबर्ट याद रखना। एक हमसे पेपर में आता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, तो याद रखना रेखीय किसने दिया है, ये दिया है स्कीनर ने। तो रेखीय किसने दिया है बच्चे, ध्यान दीजिए भाई, ये दिया है स्कीनर ने, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आप लोगों का, कि बीने के अनुसार जो है याद रखिए बच्चा वो क्या रहेगी, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट करके राइट आंसर क्या है, आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, केवल सुनने की नहीं रहेगी, केवल पहचानने की भी नहीं, ये होगी नहीं, दोनों है, तो ए और बी दोनों रहेगा, यानी कि आपका ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना, जो छात्रों के सामने खड़ी हैं समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो जल्दी तभी राइट आंसर क्या रहेगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट्स करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों की विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके दें उन्हें तथा उन्हें हल करते समय उनकी सहायता करें, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है, शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या ए और बी दोनों। तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का जो आधार है वो क्या रहेगा, आपके सामने, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान देना बेटे, इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे भाई वो क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि शिक्षण में के कई तरीके होने चाहिए और आकलन के कई तरीके होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका निभाता है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो जल्दी से बताइए जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है बच्चों जल्दी से बताइए, किसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए भाई। तो भूमिका निभाता है व्यक्तित्व के विकास में, कौन निभाता है, वंशानुक्रम भी होता है और पर्यावरण का मिश्रण दोनों रहेगा, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हैं प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो केवल एक और तीन, एक दो तीन, केवल दो, या एक दो तीन चार, जल्दी बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। बाह्य जो अभिप्रेरणा होती है उसका जो राइट, अभिप्रेरणा में शामिल कौन सी चीज रहेंगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो देखो, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, मोटिवेशन जो होता है, यानी कि आपका वो कितना प्रकार का होता है, मोटिवेशन हम लोगों का दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंटरनल होना और एक होता है एक्सटर्नल होना। अब ये किसके बारे में पूछा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है, जो समाज से, जैसे बच्चा प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, दंड हो गया आपका, कंपटीशन हो जाएगा यानी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे भाई, सारे वर्ड यूज होंगे। इंटरनल क्या होती हैं, इंटरनल खुद से हो जाएगा, जैसे हमारी भूख हो जाएगी, प्यास हो जाएगी, मल मूत्र का त्याग हो जाएगा, मल मूत्र त्याग हो जाएगा, ये सारी कैसी हैं, ये सभी सभी हमारे इंटरनल होती हैं। तो किसके बारे में, एक्सटर्नल, तो चारों चीजें हैं भाई, बिल्कुल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन ने का प्रगतिशील सांचा, आरपीएम परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, मौखिक बुद्धि लब्धि का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि का,
गैर समूह व्यक्तित्व का या व्यक्तित्व का, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जो रेवन है इनका जो प्रगतिशील सांचा जो है वो क्या रहेगा, तो बच्चे ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताएं आप लोग। तो ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, मुक्ति संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण जो है ये है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति के बुद्धि से जुड़ा हुआ है, किससे, बुद्धि से, भाई याद रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्ण ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक प्रक्रियाएं सुविधा देती हैं। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। सत्य क्या पूछा है, सत्य है, ध्यान देना, वो क्या है, पॉजिटिव के बारे में पूछा है भाई। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ये आपकी स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा सीखने को सामाजिक प्रक्रिया सुविधा देती है, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सभी लोग मुझे बताइए। सभी बच्चों का आंसर मिलना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विधि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाती है। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट्स के बताएं मुझे। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो संवाद है। जितना ज़्यादा हो सके डिस्कस करेंगे उतनी ही चीज़ें सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी समाप्त होती है। हमने लगभग 50 क्वेश्चनों को पढ़ा, लेकिन ये 50 क्वेश्चन मत समझना, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन हमने एग्जाम्पल चीज़ें समझी, हती समझी। तो ये क्वेश्चन ये मान के चलना कि हमने कम तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चनों को हमने सॉल्यूशन किया है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो को शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।